हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित पीजीटी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम उसी से आगे 76 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें राइट पूछा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, सल्तनत काल में मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। सल्तनत काल में जो है मंत्री खलीफा के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे। बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सल्तनत काल में मंत्री जो है सुल्तान के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे। तीसरा इसमें बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और फोर्थ है, सल्तनत काल में मंत्री प्रमुख काजी के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। तो काजी यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, यानी तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान केंद्रीय शासन का सर्वोच्च प्रधान होता था और प्रशासन की सारी शक्तियां सुल्तान के हाथों में केंद्रित होती थी। वह राज्य का संवैधानिक एवं व्यवहारिक प्रमुख होता था। सुल्तान की सहायता के लिए केंद्रीय स्तर पर अनेक मंत्रीगण एवं उच्च अधिकारी होते थे, जिनकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा ही किया जाता था। और इन अधिकारियों में चार महत्वपूर्ण थे, जिन्हें प्रशासन रूपी भवन के चार स्तंभों की संज्ञा दी जा सकती है। अगला हमारा, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मजलिस ए खलवत का संबंध है आपका सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, यानी सुल्तान को परामर्श देने के लिए मजलिस ए खलवत एक मंत्रिपरिषद थी। गुलाम युग में इस परिषद के चार मुख्यमंत्री होते थे, जो राज्य के चार स्तंभ माने जाते थे। बाद में इसकी संख्या 6 हो गई, जिसमें वजीर, आरिज ए मुमालिक, दीवान ए रसातल, दीवान ए इंसा, सदर उस सुदूर और दीवान ए कजा होते थे। सुल्तान मजलिस खलवत में सभी को न बुलाकर अपनी मर्जी से कुछ ही लोगों को बुलाता था। ये इंपॉर्टेंट है, 6 के 6। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है। तो फारसी का होमर जो है फिरदौसी को कहा गया है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, महमूद गजनवी के राजकवि फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है, जिसने महमूद गजनवी के कहने पर शाहनामा की रचना की थी, जिसमें उसकी प्रशंसा में कसीदे लिखे गए। किंतु उपयुक्त पारिश्रमिक न पाने पर फिरदौसी ने इस ग्रंथ को अपने सामने ही क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासकों में एक उदार शासक था, जिसकी उपाधि जो है लाख बख्श की थी। अपनी उदारता के कारण, लाखों का दान देने के कारण उसे यह उपाधि दी गई थी। उसकी दूसरी उपाधि जो है कुरान खां की थी, क्योंकि उसे पूरी कुरान मौखिक रूप से कंठस्थ थी, इसीलिए उसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टंका और जीतल के सिक्के किसने प्रारंभ किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो टंका और जीतल के सिक्के जो प्रारंभ करने वाला था वो इल्तुतमिश था, जो दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। आप इसे देख सकते हैं, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था के प्रमुख सुधार किए थे। ठीक है, मुद्रा व्यवस्था में प्रमुख सुधार किए थे। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी के द्वारा ढलवाए गए थे। इसके अतिरिक्त नेल्सन राइट के अनुसार विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का जो श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जा सकता है। अगला हमारा, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर किसके शासनकाल में भारत आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कृष्ण नहीं, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था। आप इसे देख सकते हैं, प्रसिद्ध फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और देवराय प्रथम के समय में इटली का एक यात्री निकोलस कोंटी, ठीक है, निकोलो कोंटी विजयनगर आया था, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऐश्वर्य एवं वैभव के बारे में प्रमाणिक तथ्य लिखे हैं। दोनों इंपोर्टेंट हैं, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन भारत आया था। अगला हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का जो सजीव विवरण मिलता है वो हमें मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत लिखी गई थी उसमें मिलता है, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन द्वारा विजित चित्तौड़ के किले का सजीव चित्रण 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध अवधी काव्य कृति पद्मावत में है, यानी पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। इसकी कथा में राणा रतन सिंह की परम सुंदरी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें राजपूतों की हार के उपरांत पद्मिनी ने भी जौहर व्रत कर लिया और अलाउद्दीन को केवल किला मिला और पद्मिनी नहीं मिली। इस कहानी का समर्थन प्रसिद्ध राजपूत इतिहासकार कर्नल टॉड ने भी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा जाता है। तो मध्यकालीन जो भारत का इतिहास लिखा गया है किस में लिखा गया है? फारसी में। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के मध्यकाल में तुर्की शासन की स्थापना हुई, जो मुख्यतः अरब के निवासी थे, लेकिन इनकी मूल भाषा फारसी थी और तो जो उस समय इतिहास लिखा गया वह राजकीय भाषा फारसी में ही लिपिबद्ध किया गया, जिसके लिए तवारीख शब्द का प्रयोग किया गया। अगला हमारा, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 84th। आप इसका देख सकते हैं राइट आंसर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, जिसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। देवराय द्वितीय के समय बहमनी राज्य से 2 बार भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें विजयनगर की सत्ता को क्षति पहुंची। अपनी सेना को कुशल व मजबूत बनाने के लिए उसने देवराय प्रथम के समान तुर्की धुरंधरों को अपनी सेना में भर्ती किया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ बनवाया था? तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है उसका संबंध आपका हेलियोडोरस से है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से ज्ञात होता है कि यूनानी राजा अंतियलकिड्स ने विदिशा के राजा भागभद्र की सभा में तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस नामक एक व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भेजा था। वो वहां पहुंचकर भागवत यानी वैष्णव हो गया था तथा अपने आप को भागवत कहता था। उसने विष्णु मंदिर के सामने अपने इष्ट यानी देवाधिदेव वासुदेव को एक गरुड़ स्तंभ अर्पित किया, जिस पर आत्मनिग्रह, त्याग और सतर्कता जैसे 3 अमर वाक्य खुदे थे। अगला हमारा, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं है पूछा गया है? तो हिंदू मुसलमानों के बीच जो भेदभाव में वृद्धि है वो इसका संबंध नहीं है। तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन का जो अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है, प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों को ढीला होना, हिंदू मुसलमानों के बीच सामंजस्य होना, हिंदू धर्म में सुधार, मानव के धार्मिक जीवन को परिवर्तित किया, साथ ही साथ सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया था। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में मुस्लिम जो है प्रभाव परिलक्षित होता है। अगला हमारा, किस संत कवि ने निपख मार्ग का अनुमोदन किया था? तो निपख मार्ग का अनुमोदन किया था दादू दयाल ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भक्तिकालीन संत दादू दयाल जाति से मोची थे। इनका जन्म जो है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने जाति पाति विहीन निपख आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात में पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय का संबंध किससे है पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बासव, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक जो है बासव कल्याणी के चालुक्य नरेश विज्जल 1145 से 1167 ईस्वी का मंत्री था, जिसने लिंगायत नामक एक आंदोलन चलाया जो वीर शैव संप्रदाय का ही एक अंग था और इस पंथ के अनुयायी अपने सिर पर शिवलिंग धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्टदेव मानते हैं? तो वो कौन संप्रदाय हैं? शैव संप्रदाय जो है भैरव को अपना इष्टदेव मानने वाले। तो इसमें कापालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शैव संप्रदाय की एक शाखा कापालिक भी है, जिसमें उसके भयंकर रूप यानी भैरव की उपासना की जाती है। इसमें मांस मदिरा का सेवन जो है प्रचुर रूप से किया जाता है और इसका वर्णन भवभूति के मालती माधव नाटक में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मालती माधव किसके द्वारा लिखा गया था? भवभूति के द्वारा, जिसमें श्रीशैल नामक स्थान को कापालिकों का प्रमुख केंद्र बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी?
तो सुहरावर्दी जो पंथ की स्थापना की गई थी शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई थी। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। इनका जन्म मुल्तान में 1182 ईस्वी में हुआ था और इस सिलसिले के संत जो है धन संचय और आमोद प्रमोद जीवन यापन में विश्वास रखते थे। यानी इस संप्रदाय के अन्य सूफी संतों में शेख मूसा, साहउद्दौला दरियाई एवं हमीदुद्दीन नागौरी प्रमुख थे और सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र जो है मुल्तान था। अगला क्वेश्चन है सूरसागर के रचयिता कौन हैं? तो सूरसागर के रचयिता कौन हो जाएंगे? सूरदास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पुष्टि मार्ग के जहाज किसे कहा जाता है? तो जहाज कहे जाने वाले महात्मा सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूर सारावाली नामक 3 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद को आधार बनाकर सृजित किया गया है और इसका भ्रमर गीत वर्णन सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है। अगला है हमारा अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं गुरु रामदास के पुत्र गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर, ठीक है, अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहब अथवा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। उसके गुंबद को पूर्णतः स्वर्ण जड़ित राजा रणजीत सिंह ने करवाया था, जो सिखों का एक पवित्र स्थल यानी स्थान माना जाता है। अगला हमारा मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था? तो जहीर उद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बाबर का। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर गद्दी पर बैठा था और भारत में मुगल सत्ता का जो संस्थापक है वो बाबर ही है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो अकबर हो जाएगा, जिसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। अगला है हमारा भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो कबूलियत एवं पट्टा देने की जो प्रणाली आरंभ की थी शेषा सूरी के द्वारा की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेषा द्वारा संशोधित भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किसानों को पट्टा एवं कबूलियत देने की प्रणाली जो है अपनाई गई थी, जिसमें किसानों को इस बात का विश्वास रहता था कि उनको इस भूमि पर कितने वर्ष खेती करनी है तथा कब तक यह क्षेत्र उनके लिए अधिकार में रहेगा, जिससे अन्न उत्पादन बढ़ा तथा उसी के परिणाम में भू राजस्व भी अधिक मिलने लगा। अगला क्वेश्चन हमारा मजहर जारी करने का वर्ष था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मजहर का संबंध किससे है डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1579 में। आप देख सकते हैं सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने शेख मुबारक शाह द्वारा लिखा अपना नाम का खुतबा फतेहपुर की जामा मस्जिद में स्वयं पढ़ा तथा अकबर ने मजहर द्वारा अपने आप को इमाम आदिल या फिर सुल्तान आदिल के रूप में घोषित किया और इस मजहर पर सदरे उस सुदूर यानी अब्दुल नबी मकदुल मुल्क जलालुद्दीन मुल्तानी, सदरे जहां गाजी खां बख्शी, शेख मुबारक तथा अन्य उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। अगला हमारा अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए जीते हुए प्रदेश क्या कर दिए थे? वापस कर दिए थे। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर की राजपूत नीति अन्य शासकों से भिन्न थी। उसने राजपूतों को अपने पक्ष में लाने के लिए निम्नलिखित नीतियों का प्रयोग किया, जैसे महत्वपूर्ण समर क्षेत्र के दुर्गों पर नियंत्रण, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले तथा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपने अधीनता में लेना और उनको मुगल सेवा में लेकर उनके राज्य को वतन जागीर के रूप में लौटा देना तथा विरोधी राजाओं के से युद्ध करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करना और उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लेना। अतः अकबर ने जीते हुए प्रदेश को वापस करने की नीति राजपूत नीति के रूप में जानी जाती है। अगला हमारा मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। तो मीर बख्शी का जो कार्य था सैन्य प्रशासन से था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल प्रशासन में मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था।
वह मीन मनसबदारों की सूची रखता था, उनके पदोन्नति तथा अन्य बातों की सिफारिश जो है बादशाह के समक्ष रखता था। सैनिकों की भर्ती, वेतन, उनके अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था तथा सैनिक ड्रिल के समय उनके निरीक्षण का कार्य उसके अंतर्गत आते थे। वस्तुतः उसका एक अलग सैन्य मंत्रालय ही था। अगला है हमारा अब्दुल फजल की रचनाओं के नाम हैं। तो अबुल फजल की जो रचनाएं हैं आप देख सकते हैं, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है अकबरनामा तथा आइन ए अकबरी, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अबुल फजल अकबरकालीन प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसने अकबरनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इसके तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है, जिसमें अकबरकालीन प्रमुख प्रशासनिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है। और अबुल फजल ने कई अन्य ग्रंथों का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसमें कालिया दमन पंचतंत्र का अनुवाद प्रसिद्ध है। और पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली नाम से किया तथा कालिया दमन का अनुवाद अयार ए दानिश के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में या फिर न्यायालय में आया था? तो सर टॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में अनेक अंग्रेज यात्री यानी मुगल दरबार में आए, जिसमें कैप्टन हॉकिंस हो गया, सर टॉमस रो हो गया। संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया था। जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र और मूल्यांकन भेंट लेकर भारत आया था। हॉकिंस जो है दुभाषिया था, वह तुर्की और फारसी दोनों में कुशलतापूर्वक बोल सकता था। उसके बाद सर टॉमस रो 1615 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर मुगल दरबार में आया और 3 वर्ष तक रहा, जिसने अनेक व्यापारिक सुविधाएं ब्रिटिश कंपनी के लिए प्राप्त की थी। अगला है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जो राज्य था जिसमें आक्रमण किया था वह था अहमदनगर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर जो है दक्षिण भारत को अपनी अधीनता में लाने का इच्छुक था। 1591 ईस्वी में उसने दक्षिण के खानदेश, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के शासकों के पास अपने दूतमंडल भेजे कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। केवल खानदेश ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और शेष अन्य 3 शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। सर्वप्रथम अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1600 ईस्वी में मुगल सैनिकों ने अहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। और अगला हमारा 1575 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1775 में किया था और इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया था, यानी दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर ने अपनी धार्मिक जिज्ञासा शांत करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा गृह, इबादत खाने का मतलब है पूजा गृह, का निर्माण कराया, जहां पर धार्मिक चर्चा होती थी, यानी धार्मिक विषयों पर जो है डिबेट होती थी। पहले इस इबादत खाने में केवल मुस्लिम धर्म से ही संबंधित चर्चा होती थी, किंतु 1578 ईस्वी के बाद सभी धर्मों की चर्चा के लिए इसका दरवाजा खोल दिया गया। अगला है हमारा निकोलो मनुची, ठीक है, निकोलस मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था। तो कहाँ का निवासी था? वेनिस का। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं निकोलस मनुची वेनिस का निवासी था, जिसका जन्म 1639 ईस्वी में हुआ था, जो 14 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर एक विदेशी व्यापारी डिस्काउंटेंट वेलेमो की सेवा में आ गया तथा उसके साथ यात्रा करते हुए 1658 ईस्वी में सूरत यानी बंदरगाह पहुंच गया, जिसने स्टोरियो दी मगोर में उत्तराधिकार युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। किसमें किया है? स्टोरियो डी मोगोर। अगला है हमारा, शेषा की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शेषा की जो धार्मिक नीति थी उसमें जो है धार्मिक सहिष्णुता, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेषा स्वयं धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था, किंतु अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी सहिष्णु था। उसका प्रधान सेनापति गौड़ ब्राह्मण था तथा उसने राजस्व विभाग में हिंदुओं को महत्वपूर्ण स्थान दे रखा था, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। अगला है, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए, वह थे। कौन थे? नाना फडणवीस। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना फडणवीस जो है पानीपत के तृतीय युद्ध,
ठीक है, कब हुआ था? 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध का जीवित लौटने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और 1800 ईस्वी में इसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने ठीक ही लिखा है कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता, सूझबूझ का अंत हो गया। अगला है हमारा, शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः उपज का कितने % थी? उपज का 2/5 भाग। ठीक है, 2/5, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं दक्षिण में प्रचलित मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था को आदर्श मानकर उसमें कुछ परिवर्तनों के साथ शिवाजी ने अपना भू राजस्व निश्चित किया। प्रारंभ में यह उपज का 1/3 भाग था, किंतु सैनिक व्यय बढ़ने के कारण कुछ समय पश्चात इसे बढ़ाकर 2/5 अर्थात 40% कर दिया गया। अगला है हमारा, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था? यानी जब अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था तो उस समय वहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अवध का जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, 1856 में डलहौजी ने इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर, इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसके कहने पर? डलहौजी ने इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य का विलय आउट्रम की रिपोर्ट पर ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया तथा स्वतंत्र अवध राज्य का अंत कर दिया गया। अगला है हमारा, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से थे? ये भी पूछा गया है। तो रणजीत सिंह जो है किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो जिस प्रकार संप्रदाय होते हैं, सिखों में मिसल होते हैं, तो मिसल जो थे वो थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद जिसमें इनकी माता, इनकी सास सदाकौर और दीवान लखपत राय थे ने कार्य चलाया और 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह ने समस्त कार्यभार जो है स्वयं संभाल लिया। यानी इंपॉर्टेंट है, सुके चकिया को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारा, भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो भारत में जो पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारण में नहीं है वो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। ठीक है, वो इसका पतन का कारण नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में की, न कि भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के समय हुआ था। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन की जो शुरुआत हुई थी वो 17वीं शताब्दी में देखा जा सकता है और भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार या फिर अंग्रेजों एवं डचों ने नौसैनिक शक्ति का उदय तथा औरंगजेब की व्यापार नीति प्रमुख मानी जाती है। अगला हमारा, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ खोली? तो कहाँ बनाई थी? वो सूरत में, और सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में की गई थी, किंतु पुर्तगाली इस प्रतिस्पर्धा के कारण अंग्रेज अपनी कहीं व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं कर पाए थे, किंतु बाद में 1613 में पहली अंग्रेजी कोठी सूरत में स्थापित की गई थी। और अगला हमारा, कर्नल स्लीमैन का संबंध जो है ठगों का दमन से है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पीसीएस पीडी में पूछा गया है, तो ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा। यानी कर्नल स्लीमैन का संबंध किससे हो जाएगा? ठगों के दमन से। आप देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में पश्चिमी भारत में ठगों का जो बहुत आतंक बढ़ गया था, जिनका अंत करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। उसने 1500 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ठगों को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया तथा ठगी के आतंक से प्रभावित हैदराबाद, राजपूताना, बुंदेलखंड में लगभग शांति स्थापित हो गई थी। अगला है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी सरकार को देना था तथा 1/11 भाग जो है जमींदार को अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रख लेना था।
ठीक है। स्थायी बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है, 1793 में लागू किया गया था, किसने के द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इस स्थायी बंदोबस्त में से अंग्रेजों का समर्थन करने वाला एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ जो भारत की आज़ादी तक उनका समर्थक बना रहा था। परमानेंट सेटलमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। अगला हमारा विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह में जो प्रमुख योगदान दिया था वो दिया था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर विद्वान ही नहीं अभी तो बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1855 में से यहाँ पर 9 दिया गया है, ठीक है, हाँ 9 ठीक है। 1855 में 984 लोगों का हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास भेजा, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि सरकार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाए। और उनके इस प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया था। यानी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला है हमारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? तो हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह कानून बना था वो बना था 1856 में। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम 26 जुलाई 1856 में लॉर्ड सभा में पारित हो जाने के उपरांत कानून बन गया, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई तथा उसको अपने पति के पैतृक संपत्ति पर कानूनी अधिकार भी मिल गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं किया गया था? तो 1857 में नहीं स्थापित किया था वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं चार्ल्स वुड की जो घोषणा पत्र, ठीक है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, घोषणा पत्र के आधार पर भारतीय शिक्षा का विस्तार हेतु लंदन विश्वविद्यालय के प्रतिदर्श पर भारत में 3 विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित किए गए। ये थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेयो सेंट्रल कॉलेज में परिवर्तित कर 1887 में विश्वविद्यालय बनाया गया। ये सभी विश्वविद्यालय प्रबंधात्मक थे, इनका काम केवल प्रशासनिक काम देखने का था, शैक्षणिक कार्य जो है संबंध महाविद्यालयों में होता था। अगला है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? तो बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी प्रसिद्ध पुरातत्विक विद्वान, ठीक है, प्रसिद्ध पुरातत्विक विद्वान विलियम जोन्स द्वारा 1784 में स्थापित की गई थी, जिसके द्वारा भारतीय इतिहास के अनेक अंधकारमय क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया तथा अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को, ऐतिहासिक तथ्यों को लोगों के सामने लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ की थी? तो फारसी में लिखी गई जो मिरातुल अखबार था वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था। सी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, जिन्होंने 1821 में बंगाली समाचार पत्र संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला है मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? तो मेरठ षड्यंत्र घटना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं मेरठ षड्यंत्र घटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे, उन पर मेरठ राजद्रोह हत्याकांड का मुकदमा चलाया गया और पकड़े गए 32 अभियुक्तों में से 27 अभियुक्तों को जो है दंड मिला था। अगला हमारा गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो गोद प्रथा निषेध का जो सिद्धांत लागू हुआ था वो सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू हुआ था। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डलहौजी की जो विलय नीति ने सभी देशी राजाओं को व्याकुल कर दिया था। हिंदू राजाओं से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया गया। उत्तरादत्तक का मतलब है गोद लेना, ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र। और उत्तराधिकार का अधिकार उनको नहीं रहा जिनकी धमनियों के में वंश के प्रवर्तक का रक्त जो है नहीं बह रहा होता था। और आश्रित राज्य और रक्षित सहायकों का भेद सूक्ष्म था, केवल बाल की खाल उतारने की बात थी। और विवादास्पद मामलों में कंपनी का निर्णय बाध्य होता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्णय जो है अंतिम निर्णय होता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? तो वो सेनानायक था नॉट।
दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा नील, हीरोज और हैलोक का संबंध इसमें है। आपको पता है नील हो गया, हीरोज हो गया, हैलोक हो गया, क्रमशः कानपुर, झांसी और दिल्ली से संबंधित थे और 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल थे, जबकि नॉर्थ जो है 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं था। और झांसी का संबंध हीरोज से है। ये हीरोज झांसी को पराजित करने के बाद कहता है कि भारतीय शासकों में यह केवल एक अकेली मर्द है। ठीक है, हीरोज जो है झांसी की रानी को यह उपाधि देता है कि भारतीय महाराजाओं में केवल अकेली मर्द है जिसमें इतना साहस है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है प्रथम कौन थे? वो थे विनोबा भावे। ठीक है, 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा, उसके प्रथम सत्याग्रही भी विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी यानी 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे चुने गए तथा दूसरे सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ अधिवेशन का संबंध आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग करीब आ गए थे, यानी जो सूरत अधिवेशन, ठीक है, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो जाती है और आगे चलकर 1916 जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें दोनों आपस में मिल जाते हैं। अगला है हमारा 1916 में उदारवादी कांग्रेसी नेता यानी अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, ठीक है, जो 1916 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन शुरू हुआ जिसमें तिलक एवं एनी बेसेंट के अथक प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। किसके प्रयासों से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज दल की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, आपको पता है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस लिए जाने के बाद, क्योंकि गांधी जी से नाराज हो गए थे वो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि असहयोग आंदोलन को वापस मत लीजिए और गांधी जी कहाँ मानने वाले थे, इसलिए जो है CR दास अलग पार्टी अपनी बनाते हैं। आपको पता है, देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना जो है बनी रहे तथा अंग्रेजी नीतियों का अंग्रेजों के ही सदन में विरोध किया जाए, इस नीति पर कार्य करते हुए 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया और इसके अध्यक्ष जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव बनाए गए थे। अगला है जिन्ना के बारे में सही कथन है। तो जिन्ना के बारे में जो सही कथन है वो तीनों राइट हैं। होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था इन्होंने, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है, एकमात्र व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, कौन हो जाएंगे? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और वेवेल योजना भी अस्वीकार की गई थी इनके द्वारा। आप इसे देख सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1916 ईस्वी के होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और 1920 में असहयोग आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। जिन्ना ने 1945 के वेवेल योजना को अस्वीकार कर दिए थे, लेकिन शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। अगला हमारा पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकृत की गई थी। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा और उसके बाद पहली बार जो है हमारा ध्वज फहराया गया था उसी रात को। आप इसे देख सकते हैं, दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में, ठीक है, बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे, परंतु उन्होंने अपने स्थान पर अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को युवा अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने कांग्रेस की इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाया। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी और औपनिवेशिक शासन के अंत करने का निश्चय किया। और इसी स्वीकृति के मिलने के बाद पहली बार 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पहली बार ध्वजारोहण रात को उनके द्वारा किया गया था। अगला है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित कहाँ किया था? अवध में।
पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं बाबा रामचंद्र का जन्म जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 13 वर्ष की अल्पायु में घर बार छोड़कर निकल पड़े थे। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति होने के कारण फिजी चले गए थे और वहाँ से लौटे तो अपना कार्य क्षेत्र जो है फैजाबाद का प्रतापगढ़ बनाया और 1920 के दशक में एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा 1921 में शुरू हुए अवध किसान आंदोलन का श्रीनिग्रेश जो है पट्टी तहसील के रूप में गांव से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अवध के किसानों का एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।